राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। गाय के गोबर का जो घनसत्व है, जो घनसत्व प्रबल तरल है, जिसे हम काऊ डंग स्टोंग सॉल्यूशन कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इस मिश्रण को तैयार करने में हम गाय के 5 डिब्बियों का उपयोग करते हैं। इसमें गाय का घनसत्व तो शामिल है ही है, इसके अलावा गाय के मूत्र का घनसत्व, दही, कच्चा दूध और गोबर की जो राख होती है, इनके मिश्रण से एक घन तत्व तैयार होता है। और इस मिश्रण से इसमें अद्भुत क्षमता आ जाती है। क्यों? क्योंकि इस मिश्रण की सिर्फ 50 से 100 ग्राम मात्रा से हम 1 एकड़ से ज़्यादा भूमि की हर आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। क्योंकि इस 50-100 ग्राम की मात्रा में, इस तरल में, वो सब उपयोगी पोषक तत्व सहजता से मिल जाते हैं। वो खनिज तत्व हमारी भूमि को सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं, जिसकी उसी आवश्यकता है। वैसे आप जान के आश्चर्य होगा, आपने पीपल का वृक्ष देखा होगा, आपने बरगद का वृक्ष देखा होगा। बरगद के पेड़ की जो वजन, जो आकार है, वो कम से कम 150-200 क्विंटल से अधिक रहता है। लेकिन उसमें जो खनिज तत्वों की जो मात्रा है, वो उतनी नहीं होती। पूरे जो पीपल का वृक्ष है, बर का वृक्ष है, उसमें मात्र 60-70 ग्राम के आसपास ही खनिज तत्व रहते हैं। कार्बन भी उसमें इतना ही रहता है, क्योंकि जिस रूप में कार्बन रहता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो उसकी निर्मित बन जाती है, जिससे सेलुलोज का निर्माण होता है, वो तो 3 तत्वों पर आधारित है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेकिन जब इसको भस्मीभूत किया जाता है, इसको जलाया जाता है, तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है, कुछ कार्बन एक साइड में बदल जाती है और कुछ पानी में रूपांतरित हो जाता है। इसलिए इसका जो एक्चुअल वेट है, वो घट के बहुत कम रह जाता है। ठीक इसी तरह भूमि में से जो फसलें जो पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं, तो उनकी मात्रा टनों के हिसाब से नहीं होती है। हमारी फसलों को भी मिलीग्राम और ग्राम की रूप में ही इन खनिज तत्वों की आवश्यकता रहती है। लेकिन ये तत्व होते बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए जब गाय गोबर पंचगव्य की जो बात करते हैं, गाय गोबर तरल की जो बात करते हैं, उसकी कुछ ग्राम की मात्रा से ही हम अपने पूरे खेत को सिंचित कर सकते हैं, उसकी पोषकता को सहजता से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि इस गाय के गोबर के घनसत्व में कई तरह के जीवाणु रहते हैं, बहुत तरह के इसमें एंजाइम्स रहते हैं और बहुत तरह के सक्रिय रसायन रहते हैं। ये एंजाइम, सक्रिय रसायन और जीवाणु जब पृथ्वी पहुंचते हैं, भूमि में पहुंचते हैं, मृदा के साथ मिश्रित होते हैं, और जब वह उन्हें उपलब्ध स्थिति अनुकूल लग जाती है, तो ये बहुत तेज़ी से कार्य करते हैं और भूमि के जो जटिल जो तत्व हैं, जो निष्क्रिय जीवाणु हैं, जो निष्क्रिय खनिज तत्व हैं, उन्हीं से उनकी आपूर्ति कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सक्रिय रूप प्रदान कर देते हैं। यदि कार्बन एक्टिव स्टेज में नहीं है, तो वो फसलों के लिए कोई उपयोगी नहीं है। लेकिन यही कार्बन जब एक्टिव स्टेज में आ जाता है, सक्रिय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये कहीं बाहर से उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मृदा में, हमारी भूमि में ये पहले से ही उपलब्ध रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड की काफ़ी मात्रा वायुमंडल में रहती है, नाइट्रोजन भी बहुत मात्रा में हमारे वायुमंडल में है, फास्फोरस की भी कुछ मात्रा वायुमंडल से हमारे फसलों को, पेड़ पौधों को मिल जाती है। तो ऐसे में भी हमारी फसलें हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, अपने आहार संबंधी या फिर अपने पोषक तत्व संबंधी आवश्यकता को वातावरण से ही पूरा कर लेते हैं। लेकिन उनके लिए ये उचित स्थिति में होना चाहिए। यदि उचित स्थिति में नहीं, तो इसका कोई लाभ नहीं, उसको नहीं मिलता है। आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी वनस्पति हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो 6-8 महीने सूखे हो जाते, लगते हैं कि अब ये मर गए, सूख गए, अब इनमें अंकुरण की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जैसे ही मौसम अनुकूल बनता है, जैसे ही वर्षा की फुहार आती है, जैसे ही मौसम में आर्द्रता की दर बढ़ती है, वैसे ही अंकुरित होने लगते हैं। ये पुनः फल फूलने लगते हैं, पुनः उसमें पत्तियाँ निकलने आती हैं, और देखते देखते पूरी धरा, पूरा वृक्ष हरे रंग से रंग जाता है। क्योंकि अनुकूल स्थिति में इनमें बहुत सारे ऐसे जो एंजाइम्स हैं, ऐसे जो रसायन सक्रिय हो जाते हैं। क्योंकि उसी अनुकूल स्थिति में इनमें कई हार्मोन्स भी सक्रिय हो जाते हैं, कई एंजाइम अपना कार्य करने लगते हैं, कई तरह के जो रसायन हैं वो अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। ठीक यही स्थिति
हमारी फसलों को जब अनुकूल अवस्था में मिलती है तो वो अपनी बहुत सारी आवश्यकता को तो वातावरण से ही पूरा कर लेते हैं। वातावरण से ही वो नाइट्रोजन संबंधी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। वातावरण से ही वो फोटोसिंथेसिस के रूप में अपना आहार व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि इस फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से वो जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। वो ग्लूकोज का निर्माण करके उसको और जटिल कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित कर देते हैं और उसे भविष्य की खुराक के रूप में अपने जो पेड़ के कोई अंग हैं, पौधों के कोई विशेष स्थान हैं, उनमें संग्रहित करते चले जाते हैं और वो संग्रहीकरण ही, वो संचित कार्य ही हमारे लिए या दूसरे पशुओं के लिए आहार का रूप बन जाता है। तो एक समुचित व्यवस्था है। तो आप ये मत सोचो कि यदि आप अपने खेतों में 50 ग्राम या 100 ग्राम गाय के गोबर का घनसत्व डालेंगे तो उससे कैसे संभव हो पाएगा। उससे सहजता संभव हो पाएगा क्योंकि उसके इतनी मात्रा में भी वो सब जैविक तत्व, वो सब जैविक पदार्थ, खनिज तत्व उसमें विद्यमान है जिसकी आवश्यकता आपके खेतों को है। और जो फसल आप लेते हैं, चाहे फसल क्विंटलों में हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसने क्विंटलों के आधार से आपकी मिट्टी से उन खनिज तत्वों को सोख लिया। उनको तो बहुत थोड़ी मात्रा में, न्यून मात्रा में खनिज तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमें अपनी पृथ्वी के, अपनी खेत की उर्वरता को बनाए रखने के लिए इन तत्वों की आवश्यकता रहती है। 3 तत्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम, और इन्हीं के लिए हम खादों का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हमारी भूमि सामान्य है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें अभी तक किसी तरह का रसायन आधारित खादों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हमें अतिरिक्त इन पोषक तत्वों की आवश्यकता ही नहीं रहती। फिर हमें निराई गुड़ाई हल्की बहुत करने की आवश्यकता रहती है। यदि वो भी ना करें तो भी हम अपनी फसल ले सकते हैं। आपने देखा होगा जंगलों में, फॉरेस्टों में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। वहाँ ना तो खाद का प्रयोग होता है, ना किसी दवा का प्रयोग होता है, ना पेस्टिसाइड, ना खरपतवार उखाड़े जाते हैं। फिर भी वहाँ हर तरह की वनस्पति सहजता से विकसित हो जाती है। इतने बड़े बड़े विशाल वृक्ष वहाँ लग जाते हैं। शायद आपने किसी बगीचे में, किसी गार्डन में, किसी सुरक्षित स्थान पर 2-3 हज़ार साल पुराने वृक्षों को जीवित नहीं देखा होगा, लेकिन जंगलों में सहजता से 2000, 3000, 5000 साल पुराने वृक्ष देखने को मिल जाते हैं। आपने आज तक अपने आंगन में या अपने आसपास ऐसा वृक्ष नहीं दिया होगा जिसे मनुष्य ने रोपा हो और उसके तने का आकार कम से कम 12 से 15 फीट के व्यास का बन गया हो। लेकिन जंगलों में इतने व्यास के तने वाले वृक्ष सहजता से मिल जाते हैं। लेकिन हमने ऐसी परिस्थितियाँ बना ली हैं कि अब वृक्षों को, पेड़ पौधों को अपने विकास के लिए ये साधन उपलब्ध नहीं होते। तो यदि हमारी ज़मीन प्राकृतिक है, उसमें किसी तरह के रसायन आधारित खादों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसे किसी तरह के खाद की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यदि कर लिया है या फिर आप अपने खेत में बार बार फसलें उगाते हैं, तो ऐसे में अतिरिक्त खाद की आवश्यकता है, क्योंकि उसी खाद से आपके खेत को कई खनिज तत्व उपलब्ध होते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि हमारी खेती में सामान्य उर्वरता बनाए रखने के लिए कम से कम 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। इसमें 3 तो बहुत ही मूलभूत हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। इसके अलावा कैल्शियम की आवश्यकता रहती है, बोरोन की आवश्यकता रहती है, मैग्नीज की, मैग्नीशियम की, जिंक की, बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता रहती है। इनकी आपूर्ति के लिए ही हम खादों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सारे पोषक तत्व गाय के गोबर में सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। यदि गोबर का मिश्रण, गोबर के तरल का मिश्रण गोबर के मूत्र के साथ कर दिया जाए तो इसमें एक साथ 3 गुण समाहित हो जाते हैं। पहले तो ये हमारी भूमि को पोषकता की आपूर्ति सहजता से कर देते हैं। दूसरा, उस भूमि में किसी तरह के जीवाणुओं, विषाणुओं को या रोग कारण कीट पतंगों को विकसित नहीं होने देते हैं, वो उसको सामान्य स्थिति में बनाए रखते हैं। तीसरा, इन दोनों के प्रयोग से जो भी पोषक तत्व हैं उनकी सक्रियता बढ़ जाती है, क्योंकि इनमें बायो एनहेंसर गुण भी हैं। बायो एनहेंसर गुण का अर्थ ही है जो दूसरे तत्वों की सक्रियता को बढ़ाए, उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। तो यदि दोनों को मिश्रित कर देते हैं तो एक साथ दोनों के गुणों को लाभ मिलता है। तीसरा, क्योंकि हमें तो और भी तत्वों की आवश्यकता रहती है,
और भी रसायनों की आवश्यकता रहती है। इसमें कई ऐसे रसायन हैं जो जीवाणु को सक्रिय करने का काम करते हैं, क्योंकि यही जीवाणु, पृथ्वी के, भूमि के यही जीवाणु तो जो इनएक्टिव पोषक तत्व हैं, जो निष्क्रिय पोषक तत्व हैं, उनको सक्रिय रूप में लाने का कार्य करते हैं। और जब तक ये पोषक तत्व सक्रिय अवस्था में नहीं आते तब तक फसलों में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा, क्योंकि यही तत्व सक्रिय होकर दूसरे पोषक तत्वों को चूस कर, सोख कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं और इसी के माध्यम से फसलों की वृद्धि होती है, फसलों पर बीज आते हैं, फल फूल आते हैं, बाली निकलती है। इन सब के लिए हमारी जो खनिज तत्वों की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है।